नमस्कार। न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। 25 मई को लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए यूपी के 14 सीटों पर वोटिंग होनी है। हालांकि अगर इन 14 सीटों की बात करें तो मुकाबला बड़ा कंफ्यूजिंग मालूम पड़ता है। तो बीजेपी हो या फिर सपा, किसकी रणनीति कैसी है? चलिए आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी, राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल। आप सभी का बहुत स्वागत है। तो आज बात यूपी की उन 14 सीटों पर करेंगे जहां से मेनका गांधी, जगदम्बिका पाल, दिनेश लाल यादव निरहुआ, धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में है। और साथ ही दो राजपूतों की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, एक धनंजय सिंह और एक राजा भैया। तो इन दोनों पर एक एक करके बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात आजमगढ़ सीट की कर लेते हैं। हालांकि आजमगढ़ सीट से धर्मेंद्र यादव है, ये सपा का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन उपचुनाव में निरहुआ ने सपा को शिकस्त दे दिया था। तो अब ये सीट किसके पाले में आने वाला है? हेमंत तिवारी जी, क्या लगता है आपको, ये सीट अब किसके पाले में आने वाली तो पहली बात तो यह कि पूरा चरण जिसकी 14 सीटें हैं उस पे कठिन लड़ाई है है? और सीधी लड़ाई हम्म। है जी। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में, यानी अपोजिशन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कड़ी लड़ाई है। लड़ाई तो अब जो दो चरण बचे हैं कुल 27 सीटों पर, बनारस को छोड़ दें तो लगभग हर सीट की लड़ाई है। दरअसल लड़ाई का यह स्वरूप जो है वो अखिलेश यादव के योग ने कर दिया है। अखिलेश यादव ने एक तरीके से आ, बहुत से स्थानों पर पूरे चुनाव को ओबीसी बनाम अपर कास्ट जैसा हम्म। एक स्वरूप देने की कोशिश की है। और हालांकि आजमगढ़ जिस सीट की बात आपने की है वहां ये नहीं चलता है, लेकिन एक मोटी बात आप खाली इसी से अंदाजा लगा रहे हैं कि जो 14 सीटें हैं जहां परसों वोटिंग होनी है, उन 14 सीटों की एकमात्र डुमरियागंज की सीट है जहां जी। अखिलेश यादव ने अपर कास्ट का प्रत्याशी दिया है। वरना उन्होंने इन 14 में 10 कैंडिडेट दिए हैं जो ओबीसी से आते हैं, हम्म। और एक भूमिहार इलाहाबाद में, और एक आ, भूमिहार और एक ब्राह्मण। हम्म। बाकी दो सीटें रिजर्व हैं जो आ, मछली शहर और लालगंज। तो जी। अखिलेश यादव की इस प्रयोग ने वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को कई स्थानों पर बैकफुट पे ला दिया है। और यह चरण, मेरा जहां तक मानना है कि इस चरण की हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी को नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। कास्ट इक्वेशन को ऐसा जोड़ा है, उस हिसाब से कैंडिडेट दिया अखिलेश यादव ने। हम्म। आजमगढ़ की बात जहां तक है, आजमगढ़ में कोशिश तो ऐसी हुई कि हम्म। दिनेश यादव यानी जो निरहुआ है उनके लिए मामला थोड़ा हल्का हो। लेकिन ध्यान रखिएगा 2014 में मुलायम सिंह यादव यहाँ उस वक्त चुनाव लड़ने आए थे जब नरेंद्र हम्म। मोदी ने ऐलान किया था कि वो वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। तो बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने का एक फायदा होता है कि आसपास की सीटों पर उनके व्यक्तित्व का और उनके वजन का एक प्रभाव पड़ता है। तो नरेंद्र मोदी की वजह से पूर्वांचल साफ न हो जाए, इसलिए मुलायम सिंह यादव आए थे। मुलायम सिंह यादव हालांकि बड़ा मुश्किल में जीते थे। उसके बाद अखिलेश यादव के पास सीट थी, और बाई इलेक्शन सब जानते हैं बाई इलेक्शन में क्या इक्वेशन था। बाई इलेक्शन में जो बसपा की ओर से कैंडिडेट आया, जो आजकल समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, उनकी उनके नाते आ, समाजवादी पार्टी की अखिलेश हम्म। यादव की छोड़ी हुई सीट हारनी पड़ी। लेकिन इस बार दिनेश लाल यादव निरहुआ जो है, हम्म। दरअसल निरहुआ की एक्टिविटी तो आजमगढ़ में रही नहीं सांसद बनने के बाद बहुत ज्यादा। कभी हम्म। कभार फिल्म स्टार की तरह वो आते रहे जाते रहे, तो कोई अपना निजी इम्पैक्ट वहां छोड़ नहीं पाए हैं। अब हम्म। ये देखना है कि यादव वर्ग के जिन लोगों ने उनको सपोर्ट दिया था बाई इलेक्शन में, हालांकि बाई इलेक्शन में हार की वजह बड़ी स्पष्ट है कि गुड्डू जमाली को अच्छे हम्म। खासे वोट मिल गए थे, 65,000 के आसपास उनको वोट मिल गए थे। और वो वोट मूलतः मुस्लिमों के थे, तो मुस्लिमों का वोट
धर्मेंद्र यादव को वहां चुनाव हारना पड़ा। लेकिन अब स्थिति अब जी। दूसरी है। इस बार अब बहुत सालों बाद देखा जा रहा है कि मुस्लिम मतदाता उत्तर प्रदेश में एकदम इंटैक्ट होकर के, आप आश्चर्य करिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में सिनेरियो देखा गया और एक सीट है बांदा, जहाँ अभी इलेक्शन हुआ 20 तारीख को। 20 तारीख को जब मुस्लिमों ने देखा कि वहां बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार जो स्वर्गीय विधायक जो थे पुरुषोत्तम नरेश, उनका बेटा जो लड़ रहा था, उसको देखा कि जीत रहा है तो मुस्लिमों ने उधर सपोर्ट कर दिया। मतलब मुस्लिमों के इंटैक्ट वोटिंग में, इसलिए आजमगढ़ में जो प्रत्याशी बहन जी यानी बहुजन समाज पार्टी ने दिया है, मुझे नहीं लगता है कि वो प्रभावशाली वहां बन पा रहा है। मैं आजमगढ़ गया था, मैं आजमगढ़ और पूर्वांचल का मैंने सघन दौरा किया है, लेकिन उसका बहुत इम्पैक्ट नहीं देख पा रहा हूँ। यानी गुड्डू जमाली जिस तरीके की एक उत्प्रेरक सिद्ध हुए थे बाई इलेक्शन में आजमगढ़ के, उसका 10% 20% भी इनकी मुस्लिम प्रत्याशी कोई प्रभाव नहीं डाल रही है। ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि जहां हर ओर कांटे की लड़ाई, वहां अभी भी मुझे आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का पलड़ा थोड़ा सा भारी इस वक्त दिख रहा है। ये जन सामान्य से आप बात करें, वहां सड़क की बात करें, वहां ऐसे लोगों से बात करें जो ज्यादा वोकल नहीं है, तो इस बात के संकेत मिलते हैं। और पेशेंस जो वहां बैठे हैं वो भी इस बात के संकेत देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वहां नाको चने चबाना पड़ रहा है। जबकि ध्यान रखिएगा, इस चरण में खास तौर से आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े, मतलब प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का पूरा मंत्रिमंडल इस वक्त इसी चरण की सीटों पर अभी यानी 5 बज गए हैं, चुनाव प्रचार बंद हो गया है, अभी तक इन्हीं स्थानों पर पूरे खाक छान रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि लड़ाई बहुत कठिन है और उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है, और जो आशातीत परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएं थोड़ी सी कम हो गई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के माथे पे आप कह सकते हैं पसीना लड़ाई तक। चलिए ठीक है हेमंत जी, फिर आपका रुख करेंगे विजय उपाध्याय जी का रुख करते हैं। विजय उपाध्याय जी, अगर बात जौनपुर सीट की करें तो यहाँ से कृपा शंकर सिंह और बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या अगर धनंजय सिंह फैक्टर को देखा जाए तो क्या इसका फायदा मिलने वाला है? निश्चित तौर पे फायदा मिलने वाला है। जौनपुर सीट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सीट मानी जाती रही है। 2019 में यहाँ से हालांकि सपा बसपा गठबंधन में बसपा के श्याम सिंह यादव ने चुनाव जीता था। बीजेपी हार गई थी क्योंकि बीजेपी का कैंडिडेट बहुत ही खराब था, लोगों में लोकप्रियता नहीं थी, लोग पसंद नहीं करते थे और जनता के बीच पैठ भी नहीं थी, तो हार गया था। इस बार कृपा शंकर सिंह जो मुंबई की सियासत करते रहे हैं और जौनपुर के रहने वाले हैं, तो उनको पार्टी ने उतारा है। चूंकि स्थानीय स्तर पर इनके पास जो कैंडिडेट थे उनपे सहमति नहीं बनी थी। धनंजय सिंह ने ताल ठोका लेकिन विड्रा किए और बाद में उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया, बीजेपी के साथ आए। अब बड़ा दुर्भाग्य है हमारे डेमोक्रेसी में कि नेशनल पार्टियों को स्थानीय बाहुबलियों का भी सहारा लेना पड़ता है, और वो ये भी लोकतंत्र में हम लोग बात करते हैं कि जनता सब चीजें जानती है, सब समझती है, लेकिन एक फैक्टर है ये, उस फैक्टर के तहत धनंजय सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे। इसलिए एक तरीके से देखा जाए तो कुशवाहा के साथ जो कुशवाहा यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन सपा ने बनाया था, उसके मुकाबले में बीजेपी ने सभी को, सर्वजन को एक करने की कोशिश की है। दरअसल धनंजय सिंह के अलग लड़ने से दिक्कत होती, बीजेपी के जो क्षत्रिय वोट हैं उनमें बंटवारा हो सकता था, तो ये एक कारण था। जौनपुर सीट काफी कांटे की लड़ाई है। मुझे लगता है कि बीजेपी ने काफी मेहनत करके उसे एक बेहतर सीट में बदल दिया है। अच्छा, बात करें अगर राजा भैया की, तो क्या प्रतापगढ़ सीट और इलाहाबाद सीट पर इसका असर दिखेगा? क्या राजा भैया की वजह से बीजेपी को नुकसान हो सकता है? देखिए, राजा भैया की जो सियासत चल रही है, ये 2022 की विधानसभा चुनाव में गुलशन यादव ने सबसे ज्यादा वोट 96 के बाद, 96 के बाद पूरी हिस्ट्री अगर देखें 25-30 सालों में,
तो सबसे ज्यादा वोट गुलशन यादव को मिल गया था। राजा भैया को 2027 में दिक्कत महसूस हो सकती थी, और 2022 के जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे और सपा ने गुलशन यादव को वहां पे फील्ड किया था, तो बीजेपी के विनोद सोनकर ने भी मदद की थी। अभी जो कौशाम्बी का जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन ऐसा सुनने में आया है गुलशन यादव ने विनोद सोनकर की मदद की है, और वो अति पिछड़े और दलितों का इलाका है कुंडा, तो एक अलग तरीके की सियासत है। वहां एक नया समीकरण जन्म ले रहा है, और मुझे लगता है उस समीकरण से अलर्ट होके राजा भैया समाजवादी पार्टी के साथ के पास वापस पहुंच गए हैं, जबकि राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में वो बीजेपी के साथ खड़े थे और मोटे तौर पे उनको बीजेपी का एक्सटेंडेड फैमिली माना जाता था। लेकिन वो उन्होंने देखा कि वोटों का इससे अगर नुकसान हो सकता है और वहां समाजवादी पार्टी मजबूत हो सकती है, तो इसलिए उन्होंने वापस अपने आप को ही शिफ्ट कर लिया कि ठीक है आप मजबूत हो रहे हैं, मैं ही वहां आ जाता हूं। तो इस टाइप की एक पॉलिटिक्स उन्होंने की है। देखिए, जहां पे बीजेपी को समीकरण को लेकर दिक्कतें हैं, उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय फैक्टर है, राजपूत फैक्टर है, और कहीं कहीं राजपूत के साथ उनके पीछे पीछे ब्राह्मण भी कूद रहा है। कितना असर डालेगा ये कहना मुश्किल है। बीजेपी के साथ जो प्लस पॉइंट है, इनका हर जाति हर वर्ग में वोट है। माइनॉरिटी की महिलाओं में भी थोड़ा बहुत वोट मिलता है, पसमानदा में भी इन्होंने मेहनत किया है। तो लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं वो समीकरण के हिसाब से काम कर रहे हैं, और समीकरण में साउंड बहुत है, बहुत लोडेड साउंड है, और ये इसका असर चुनाव पे क्या होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप 2-3 जातियों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उसमें न्यूटन का थर्ड लॉ लग जाता है, और न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है। तो ये जो असर है इसका फर्क दिखाई दे सकता है। जिस तरीके से प्रतापगढ़ की सीट पर, वैसे भी प्रतापगढ़ बहुत सामंती जिला है, वहां मझले राजा, संझले राजा, राजकुमारी, इस तरह के शब्दों के भरमार है पिछले कई चुनाव से, और इससे प्रतापगढ़ मुक्त नहीं हो पा रहा है। और न सिर्फ प्रतापगढ़ बल्कि इसका इम्पैक्ट रायबरेली तक दिखाई देता है कि जहां राजा पुराने जो रियासत तालुकेदार रहे हैं वो भी राजा के तौर पे पेश होते हैं, और जनता कहती है कि यही हमारे राजा हैं, और जनता का मिजाज भी ऐसे ही है। तो जो ये सामंतवाद के अवशेष हैं, इनका बड़ा असर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके खिलाफ भी लोग खड़े हो रहे हैं, खासतौर पे अति पिछड़े अति दलितों में एक अलग तरीके की राजनीतिक आकांक्षा जन्मी है, वो भी दिखाई दे रही है इस चुनाव में। चलिए ठीक है, सीधा रुख करते हैं हेमंत जी का। हेमंत जी, अगर बात करें सुल्तानपुर सीट की, तो मेनका गांधी चुनावी मैदान में, क्या लगता है कुछ जातीय समीकरण काम करने वाला है, यहाँ पे असर दिखाएगा कुछ? देखिए, जाति समीकरण एक ऐसी सच्चाई है जो उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों से बहुत ज्यादा प्रभावी रही है, और आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में प्रभावी रहेगी। तो जाति की सच्चाई से इनकार तो आप कहीं कर ही नहीं सकते हैं, वो तो चलेगी ही चलेगी। इसीलिए तो आप देखिए, समाजवादी पार्टी ने रामभुआल निषाद को वहां कैंडिडेट बनाया है, दूसरे जिले से ला। जहां तक मेनका गांधी की बात है, एक पहले तो थोड़ा समझ ले पिछले साल क्या हुआ था, पिछले चुनाव क्या हुआ था। 2019 में जब सपा बसपा साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे, तो यही चंद्रभद्र सिंह सोनू इनको कैंडिडेट बनाया था बहुजन समाज पार्टी ने, यानी ये सपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार थे। और ऐसी स्थिति आ गई कि जाति का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि सुल्तानपुर के क्षत्रिय सब चंद्रभद्र सिंह सोनू की ओर चले गए, यानी जो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हुआ करते थे, सबने सोनू का साथ दिया, और मेनका गांधी जैसी कद्दावर नेता के सामने ऐसी मुश्किल आ गई कि चुनाव जीतना बहुत दुरूह दिखने लगा। और आखिरकार मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन 14-15 हजार वोट से बमुश्किल तमाम आखिरी चरण में जाकर को चुनाव जीत। इस बार ऐसा समझा जाता था कि सोनू जो वहां से बाहर हैं बसपा से, तो उनका शायद सपोर्ट मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोनू ने भी परसों ही समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, इसमें शामिल हो गए हैं। और उसके अलावा हालांकि सोनू सिंह के पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मेरा मानना है कि मेनका गांधी पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार कंफर्टेबली चुनाव जीत जाएगी। आप सोचिए, मैं बार बार क्या कहता हूँ कि अखिलेश यादव ने जाति गुणा गणित और एक अपना जो काल उनका पीडीए का फार्मूला था, उस पर इतना फोकस किया है कि सक्षम उम्मीदवार न मिलने पर बाहर का उम्मीदवार बुला करके उनको रखना पड़ा। अखिलेश यादव की बड़ी बुराई हुई थी इस बात को लेकर के, उन्होंने
बहुत से कैंडिडेट बदल दिए हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने फाइनली जो कैंडिडेट दिए हैं, यानी आप सोचे इसी से सटी हुई सीट अयोध्या की है, जहां अभी चुनाव हुआ है 20 तारीख को। वहां जी। अवधेश प्रसाद एक पासी कैंडिडेट को उन्होंने जनरल सीट पर, अयोध्या जैसी सीट पर उतारा, और इस बात के बहुत आसार नजर आते हैं कि अयोध्या जैसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी को खतरा हो गया है। आप सोच ले, अगर अयोध्या जैसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी को खतरा हो गया है तो बाकी क्या स्थिति होगी, ये सोचने वाली बात है। और ये सब कुछ हुआ कैसे, ध्यान में रखते हुए 5 साल अखिलेश यादव सड़क को मुझे नहीं कहीं दिखाई दिए। 2-4 कार्यक्रम निकले होंगे, 1-2 आंदोलन में आए होंगे, वरना अपोजिशन, मुख्य अपोजिशन के तौर पर उनकी भूमिका नगण्य रही। उसके बावजूद आप देखिए चुनाव उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पसीना पसीना कर दिया है। तो यहाँ भी सुल्तानपुर में भी राम भुआल निषाद को ला करके जो ये कहा जाता था कि गैर यादव ओबीसी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा 2014 इसमें कोई शक नहीं, बड़े पैमाने पर जुड़ा है। लेकिन अब इस इक्वेशन से अखिलेश यादव ने जो ओबीसी है, जैसे आपने यादव में हाथ मारने की कई जगह कोशिश की है, वर्मा कुर्मी वर्ग भारतीय जनता पार्टी, वैसे भी कुर्मी बहुत ज्यादा सीधे नहीं जुड़े हुए थे। कुर्मियों के लिए भारतीय जनता पार्टी को अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल इस पर डिपेंड कराना पड़ता था। लेकिन इस बार कुर्मियों का यह पूर्वांचल, खासतौर से अभी आपने जौनपुर सीट के बारे में बात किया विजय जी से, जौनपुर जिले में भी कुर्मियों का 60% हिस्सा अभी आज की तारीख में वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे ही एक ओबीसी कास्ट का, ओबीसी जातियों का एक इक्वेशन सुल्तानपुर में बनाया है, जिससे थोड़ी दिक्कत तो जरूर हुई है मेनका गांधी को। लेकिन मुझे लगता है जहां मैंने बात की है, मैं कम से कम 4 बार इस चुनाव के दौरान सुल्तानपुर गया हूँ, मुझे लगता है कि मेनका गांधी इसका आराम से जीत जाएंगे। पिछली वाली स्थिति। चलिए ठीक है हेमंत जी, फिर आपका रुख करते हैं, मनीष अग्रवाल जी का रुख कर लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मनीष जी, अगर बात करें इन 14 सीटों की जहां पे 25 मई को मतदान होना है, तो अगर बात करें तो इसमें पिछड़ा जाति जो है एक अहम भूमिका रखता है इन 14 सीटों पर। और जैसा कि हम सब जानते हैं, इस बात से सब वाकिफ है कि अखिलेश यादव लगातार पीडीए का राग अलाप रहे थे, वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बातें कर रहे थे। तो क्या लगता है इसका फायदा उन्हें मिलेगा? एक तरह से देखा जाए तो ये एक परीक्षा ही है, तो क्या इस मिशन में वो फेल होंगे या पास होंगे, क्या लगता है? देखिए, ये तो इलेक्शन का रिजल्ट ही बताएगा वो फेल होंगे या पास होंगे। उन्होंने अपनी तरफ से जो 2014 में भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग यूपी में करी थी, उसी की कोशिश उन्होंने 2024 में रिपीट करने की करी है कि देखते हैं इन समीकरणों से क्या होता है। लेकिन हमें 1-2 चीजें और भी देखनी होंगी कि 2019 में सपा बीएसपी जब एक संग जोड़ के इलेक्शन लड़े थे, तो ये कहा गया था कि ये विजयी कॉम्बिनेशन है, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन कभी यूपी की राजनीति में हो नहीं सकता। उसके बाद हमने ये रिजल्ट देखा कि भाजपा 64 सीटें जीत की आई। इस इलेक्शन में 2 नैरेटिव जो मेरी समझ से ज्यादा अच्छे चल रहे हैं वो ये है कि एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी का कोई भी विकल्प इंडिया गठबंधन या कोई भी पार्टी दे नहीं पाई कि अगर वो नहीं बनेंगे तो कौन प्रधानमंत्री बनेंगे। दूसरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हमें जमीन पे कहीं भी ये सुनने को नहीं मिला कि जनता की उनसे डायरेक्ट कोई नाराजगी है कि उन्होंने क्या करा, क्या नहीं करा, कैसे करा। और इन इलेक्शंस में मैं ये मानता हूं कि 20% वोट माननीय सिर्फ प्रधानमंत्री जी का है। इसलिए ये सेंट्रल का इलेक्शन है, हमें इन चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और बीएसपी को हम लोग बिल्कुल काउंट नहीं कर रहे हैं, कोई डिस्कशन नहीं कर रहा है। तो क्या हम ये मान के चल रहे हैं कि बीएसपी को कोई भी वोट नहीं मिलेगा? क्या मायावती जी के पास 0 वोट आएगा? क्या उनके कैंडिडेट शून्य हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उनका अपना कैडर जो है वो डिवोटेड है, जो बहन जी को वोट देता है, और जिस वोट से बीएसपी आज तक एक फॉर्मेडेबल फोर्स बनी हुई है। ये हो सकता है वो नंबर्स में कन्वर्ट ना हो पा रहा हो। पिछली बार अखिलेश यादव जी ने बीएसपी के साथ गए तो बीएसपी के नंबर्स तो 10 आ गए, अखिलेश यादव जी के नंबर नहीं बढ़ पाए क्योंकि दलित वोट जो है वो यादव वोट के संग मिलकर ट्रांसफर नहीं होता। ये पिछले चुनाव में दिख गया था। तो बहन जी इस बार जो अलग लड़ रही हैं वो भी एक फॉर्मेडेबल फोर्स है। 1,50,000 2 लाख वोट वो भी बहुत सी जगह पाएंगी। जीत भले ही वो ना पाए,
लेकिन दूसरे को जीतने या न जीतने देने में उनका बहुत अहम रोल होगा। हम लोग इस फाइट को सिर्फ सपा बीजेपी ना लेके चले, बीएसपी को उसमें ऐड करके चले। हाँ, सपा ने कांग्रेस के संग जो कोलैबोरेशन करा है, तो कांग्रेस अभी यूपी में इतनी बड़ी फोर्स बन के नहीं उभर रही। और एक बहुत बड़ा बदलाव है जो इस चुनाव में रीजनल पार्टीज जो कांग्रेस के साथ हैं वो फेस कर रही हैं कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो सबका आधार है। इसीलिए ममता बनर्जी ने बंगाल में खुलेआम कहा कि हम कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इसी टैक्टिकल वोटर से हम प्रदेश में सरकार चला रहे हैं। अगर हम इनसे कोलैबोरेशन करेंगे तो जहां पे ये खड़े होंगे वहां पे हमारा कैंडिडेट नहीं होगा, तो फिर हमारा वोटर किसको देखेगा? कांग्रेस के चुनाव चिन्ह को वोट देगा। जब वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह को वोट देगा तो फिर वो विधानसभा चुनाव में भी ये शिफ्टिंग करेगा। यही चीज कुछ यूपी में भी है, लेकिन अखिलेश यादव जी को अलायंस में जाना था। उनकी ये सोच थी कि हम जुड़ के लड़ेंगे, एक बड़ा फैक्टर बन के लड़ेंगे, पीडीए लेके आएंगे। क्या उन्होंने अपनी सीट्स में इस बार सिर्फ कास्ट को देखते हुए टिकट दिए? जैसे अभी हेमंत जी कह रहे थे, उन्होंने बहुत बार टिकट्स बदले, ठीक है, ये उनका अच्छा प्रयोग है, उन्होंने कोशिश करी है। मुस्लिम मतदाताओं को इस बार उन्होंने टिकट नहीं दिया जैसे पहले कहा जाता है। और मुझे लगता है आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि आजमगढ़ सीट कौन जीतेगा। किसी पिछले चुनावों तक ये नहीं डिस्कस करा जाता था कि आजमगढ़ कौन जीतेगा, रायबरेली कौन जीतेगा। तो इसके लिए बीजेपी भी एक फॉर्मेडेबल फोर्स बन के आ रही है। और मुझे लगता है कि जो उनका पहला रिजल्ट था पूर्वांचल के चुनावों में, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी भी 1 जून को वोट मांगेंगे और उनका चुनाव भी होगा, तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा और वो लोग अपने पुराने रिजल्ट को रिपीट करेंगे। हो सकता है 1-2 सीटों का बढ़ावा हो जाए, क्योंकि जो बीएसपी की सीट्स डिस्काउंट होंगी वही डिस्ट्रीब्यूट होंगी कांग्रेस में, बीएसपी में या एसपी में। चलिए ठीक है मनीष जी, आखिरी सवाल विजय जी से लेना चाहूंगी। विजय जी, अगर बात करें ब्राह्मण वोटर्स की तो ये बीजेपी की तरफ रहे, लेकिन अगर इस बार देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण वोटर्स जो है वो बीजेपी से जरा नाराज चल रहे हैं। साथ ही अगर बात की जाए जिन लोगों को, तो कुछ ब्राह्मण लोगों को, ब्राह्मण नेताओं को टिकट भी नहीं मिला, जिस वजह से वो इंडिया गठबंधन के साथ है। चाहे हम हरीश तिवारी जी के बेटे भीषम शंकर तिवारी की बात कर लें या फिर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी के बेटे ललितेश त्रिपाठी की बात कर लें, इन लोगों को टिकट नहीं मिला और अब ये लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं। तो क्या लगता है, अगर बात करें बीजेपी के वोट बैंक की, यानी कि ब्राह्मण वोट बैंक की, तो क्या लगता है इस बार भी बीजेपी का साथ देंगे ये लोग या खिसक जाएंगे? देखिए, जिन दोनों लोगों का नाम लिया, ये लोग बीजेपी में नहीं थे। ललितेश पति त्रिपाठी कांग्रेस से टीएमसी में गए हैं और भीष्म शंकर तिवारी बीएसपी में थे और बीएसपी में ही है और बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, ये उत्तर प्रदेश में नहीं, समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं। विजय जी समाजवादी पार्टी से। हाँ, इस बार समाजवादी पार्टी से, बसपा से समाजवादी पार्टी में गए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 79 ओबीसी जातियां हैं, 79 ओबीसी जातियां हैं, जिसमें मुस्लिम ओबीसी भी शामिल है और 66 शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जातियां हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या होती है, करीब 130 जातियां हैं। हम इसमें अगर 2-3 जातियों का समीकरण बना के कहें कि नहीं चीजें उलट पलट गई हैं, तो ये आसान नहीं है। जब तक आपको हर वर्ग का वोट नहीं मिलेगा, समीकरण आप बना सकते हैं, लेकिन हर वर्ग का वोट भी आपको चाहिए चुनाव जीतने के लिए। आपको अगर जो जिस वर्ग का समीकरण बना है उसके भी कुछ वोट मिले और बाकी जातियों के भी वोट मिले, तभी चुनाव में आप जीत सकते हैं। देखिए, मोटे तौर पे अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि ओबीसी का दबदबा होना चाहिए, तो ओबीसी निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में 54% है। अब यूं देखा जाए तो जो ओबीसी की पॉलिटिक्स करते हैं, हर बार उनकी सरकार बननी चाहिए, क्योंकि वो 54% है, उनको अन्य जातियां भी वोट कर देंगी जीतता हुआ देखकर। ठीक ऐसे ही 21.5% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जातियां हैं, जिनका अपना एक असर है। और अगर उन मुस्लिम्स की बात कर लें जो ओबीसी कोटे में नहीं आते हैं, तो उनका भी 7-8% उनका भी वोट है। तो ये जो समीकरण बनता है, इसमें आप किसी भी जाति का समीकरण बना लें, लेकिन जब तक आपको सभी वर्गों के वोट नहीं मिलेंगे तब तक विनेबिलिटी नहीं बनती है। और इसके लिए आपको सभी से जुड़ना पड़ेगा। आपका राजनीतिक कार्यक्रम एक पुख्ता कार्यक्रम हो। हम ब्राह्मण के नजरिए से देखें, क्षत्रिय के नजरिए से, सबकी, हर नेता की अपना एक समीकरण है, उसे अपना फ्यूचर चाहिए। अभी पिछले दिनों ढेर सारे क्षत्रिय नेता बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन इस समय
वॉइस क्या आ रही है कि नहीं क्षत्रिय जो है बीजेपी के खिलाफ है, जो राजा भैया सबसे बड़े प्रतीक हैं और धनंजय सिंह सबसे बड़ी प्रतीक हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह भी प्रतीक, लेकिन योगी आदित्यनाथ भी तो क्षत्रिय हैं। और अगर ओबीसी की बात है तो नरेंद्र मोदी भी ओबीसी हैं, मायावती सबसे बड़ी दलित लीडर हैं, अखिलेश यादव भी ओबीसी हैं। तो जो इक्वेशंस हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं और उनका हम ब्राह्मण के नजरिए से या क्षत्रिय के नजरिए से हार जीत पे नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हमें बड़ी बारीकी से चीजों को देखना पड़ेगा कि आप कार्यक्रम को लेके वो कितने संजीदा हैं, उनको जो गवर्नमेंट की सुविधाएं मिली हैं उससे वो खुश हैं कि नाराज हैं, उनकी आगे की इच्छाएं महत्वाकांक्षाएं क्या हैं, जो और एजेंडा अपोजिशन लेके चल रहा है उस एजेंडे का कितना इम्पैक्ट है। और सबसे बड़ी बात 13% वोट जो बीएसपी के पास 2022 में था, क्या 13% वोट बरकरार रहेगा या उसमें से कुछ हिस्सा बटेगा? तो बटेगा तो इंडिया के पास कितना जाएगा, एनडीए के पास क्या बिल्कुल नहीं जाएगा? अगर जाएगा तो कितना परसेंट जाएगा? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इन सारे सवालों का जवाब बड़ा टेढ़ा है और अगर आप एक पहलू को जोड़ते हैं तो दूसरे पहलू से कुछ और सवाल खड़े हो जाते हैं। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अगर बात करें तो यूपी की 14 सीटों पर 25 मई को चुनाव होना है। हालांकि इसके बाद 7वें चरण का भी चुनाव होगा। और अगर बात की जाए छठे चरण की, जो कि यूपी के 14 सीटों पर है, तो यहाँ मामला बड़ा ही कंफ्यूजिंग लग रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालांकि अब इस सब का फैसला 4 जून को ही सामने आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News24 यूपी उत्तराखंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।